My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जो सत्र 2021-22 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो पेपर था एजुबीएड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप या विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 24 जून 2022 को। उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था वो दो सेक्शन में था, सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव एंड सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव। तो जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम सभी लोग 24 जून 2022 को बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो एक कोर्स है जिसका नाम है एजुबीएड 106 कोर्स कोड है और जिसका कोर्स का नाम है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप या विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जो पेपर हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसी क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि खंड अ या व्याख्यात्मक डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके बाद हम लोग खंड ब या सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव में देखेंगे ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे और उनका क्या क्या आंसर होना चाहिए। आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन पेपर है सेक्शन ए या खंड अ, जिसको कहा जा रहा है कि व्याख्यात्मक है। इसमें आपको आंसर को लिख करके इसका आंसर देना है। एजुबीएड 106 बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, यह 4 क्रेडिट का पेपर है सीबीसीएस मोड में। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 सेक्शन। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव विल बी ऑफ 60 मार्क्स। सेक्शन ए विल बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आंसर शीट दैट इज ओएमआर ऑफ सेक्शन बी विल बी डिपॉजिटेड। अर्थात जो क्वेश्चन पेपर था वह क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में था, 2 भागों में था, 2 सेक्शन में था। खंड ए या सेक्शन ए जो था, खंड अ जो था वो व्याख्यात्मक था जो कि 15 अंकों का था, और जो खंड ब था वह बहुविकल्पी था जो कि 60 अंकों का था। खंड अ के उत्तरों को आपको दिए गए कॉपी पर लिख करके उसका आंसर देना था और खंड ब के लिए आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा। उसमें आपको ए बी सी और डी में से जो भी आंसर उपयुक्त लगे उसको गोला करके उसका आंसर आपको देना है। 1 घंटे के बाद खंड अ अर्थात जो कॉपी है वो जमा हो जाती है और खंड ब जो है परीक्षा केंद्र में था तो उसके 1.5 घंटे बाद जमा होती है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से प्रश्न आए थे। इसके लिए जो टाइम अलॉटेड था दैट वाज 1 आवर, 1 घंटे का समय था। मैक्सिमम मार्क्स 15 या 15 अंक थे। इंस्ट्रक्शन में दिया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 6, अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए थे क्वेश्चन पेपर्स में। आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल, जिसमें से विद्यार्थी को सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक समान है। चूंकि कुल 15 अंकों का यह प्रश्न पत्र होता है और 3 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान, अर्थात सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो कितने हैं, 5 नंबर के हैं। जो पहला प्रश्न आया था, द क्वेश्चन नंबर 1 वाज डिस्क्राइब द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन का क्या मीनिंग है, क्या डिफिनीशन है, इसके बारे में लिख देना था। इससे आप क्या समझते हैं, और उसके उपरांत व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या कार्य है उसको आपको पॉइंट वाइज हेडिंग डाल के लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द नेचर, क्वालिटीज एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक नियोजन की प्रकृति, विशेषताएं एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में आपसे 3 चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले आपको एजुकेशनल प्लानिंग या शैक्षिक नियोजन की प्रकृति या नेचर के बारे में बताना है। देन एजुकेशनल प्लानिंग की क्वालिटीज या उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, और तीसरा है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग या शैक्षिक नियोजन के प्रकार के बारे में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ न्यूपा एंड एनसीटी। न्यूपा एवं एनसीटी के कार्यों की आपको चर्चा करनी है। सबसे पहले आप न्यूपा के बारे में बताएंगे,
न्यूपा क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और उसके उपरांत एनसीटी के बारे में बताएंगे। एनसीटी का पूरा नाम क्या है, एनसीटी का गठन क्यों किया गया, इसके क्या क्या कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं तकनीकों की चर्चा कीजिए। तो क्या क्या क्लासरूम मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल्स और कौन कौन सी टेक्निक्स है, तकनीक है, इसके बारे में आपको हेडिंग डाल के इसका आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है पॉइंट आउट द नीड ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ मेंटेन डिसिप्लिन। अर्थात विद्यालय अनुशासन की आवश्यकता को इंगित कीजिए, अनुशासन स्थापन हेतु रणनीतियों की चर्चा कीजिए। तो 2 प्रश्न है। पहला है कि स्कूल डिसिप्लिन या विद्यालय अनुशासन की क्या आवश्यकता है, तो इसका आंसर सबसे पहले आप पॉइंट वाइज दीजिए। उसके उपरांत अनुशासन स्थापन या डिसिप्लिन को मेंटेन करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, रणनीतियां हो सकती हैं, उन रणनीतियों के बारे में आपको जो है नंबर वाइज हेडिंग डाल के उसका आंसर लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब द कंसेप्ट, टाइप्स एंड नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं उसकी क्या अवधारणा है, उसके क्या क्या प्रकार हैं और उसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आपको आंसर देना है, ये लिखना है। सबसे पहले आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो कंसेप्ट है, जो उसकी अवधारणा है, उसको बताना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उसको बताना चाहिए। और लास्ट में आपको नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज या जो पाठ सहगामी क्रियाएं उसकी क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो इस तरह से कुल आप देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कुल 6 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान है, 5-5 नंबर के, और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको आंसर शीट पे लिख के देना है। और आंसर शीट या आंसर लिखने के लिए आपके पास देखिए पेजेस नीचे दिए गए हैं, नीचे खाली स्थान है। आप देखिए पेज नंबर आपका 3 है। इसी तरह से 4, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 पेज नंबर तक दिया रहता है। अर्थात कुल मिलाकर के लगभग आपके पास 6 पेज हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो आप 2 पेज में 1 प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर बराबर मात्रा में लिखिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर बहुत अधिक आप लिख देंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आगे वाला जो प्रश्न होगा, अगला जो प्रश्न होगा, उसका आंसर लिखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं बचेगा और उसमें आपका नंबर कम हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस बनाते हुए तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना चाहिए इन 6 प्रश्नों में से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है वो बहुविकल्पी है, खंड बहुविकल्पी। और इसमें आप देखेंगे कि ये आपकी स्क्रीन पे जो सीरीज है, बुकलेट सीरीज ए का क्वेश्चन पेपर है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आप देखिए टाइम अलॉटेड इज 1.5 आवर्स, अर्थात 1 घंटा और आधा घंटा मीन्स 60 + 30 90 मिनट का समय है। और कुल प्रश्न कितने दिए गए हैं? 40 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो कितने हैं? 1.5 अंक है। 1.5 अंक का एक प्रश्न है। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 40 × 1.5 दैट इज 60 मार्क्स का ये पेपर है। 1.5 घंटे में आपको सॉल्व करना है और जो भी आपको प्रश्न पढ़ते जाना है, जो भी आपको आंसर लगे कि ये आंसर, उसको OMR शीट पे आपको उसका ABCD में से आंसर गोला करके आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच वन इज नॉट द लिटरेरी एक्टिविटी अंडर को करिकुलर एक्टिविटीज। पाठ सहगामी क्रियाओं में इनमें से कौन सी क्रिया साहित्यिक क्रिया नहीं है? और इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला है डिबेट या वाद विवाद, बी है स्टोरी राइटिंग एंड टेलिंग, कहानी लेखन व सुनाना, सी है लेक्चर कंपटीशन या भाषण प्रतियोगिता, एंड डी है स्कूल एग्जीबिशन या विद्यालय प्रदर्शन। क्वेश्चन क्या है? पाठ सहगामी क्रियाओं में इनमें से कौन सा क्रिया साहित्यिक क्रिया नहीं है? विच वन इज द नॉट लिटरेरी एक्टिविटी अंडर को करिकुलर एक्टिविटीज। तो वाद विवाद है, कहानी लेखन व सुनाना भी, और भाषण प्रतियोगिता जो है यह भी क्या है? एक जो है लिटरेरी एक्टिविटी है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यह एक साहित्यिक क्रिया है। लेकिन जो विद्यालय प्रदर्शनी है या स्कूल एग्जीबिशन से है, इसमें आप कुछ मॉडल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, उसमें प्रदर्शनी करते हैं, तो यह एक लिटरेरी एक्टिविटी नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है विच वन इज नॉट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लासरूम मैनेजमेंट। इनमें से कौन कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम, कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण, बी
एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम, कक्षा कक्ष का शैक्षिक वातावरण, सी इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम, कक्षा कक्ष का सांवेगिक वातावरण, एंड डी स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स या कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन को जो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ये प्रश्न है, यहाँ पे निगेटिव प्रश्न है। तो आप देखिए कि कक्षा कक्ष को प्रबंधन करने वाले जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या है, भौतिक वातावरण भी है, शैक्षिक वातावरण भी है और सांवेगिक वातावरण भी है। जो डी ऑप्शन है कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या, इसके द्वारा कक्षा कक्ष का प्रबंधन जो है प्रभावित नहीं होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है विच वन इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ सुपरविजन, इनमें से कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सिस्टम, यह नियंत्रण में सहायता देता है। बी इट हेल्प्स इन गिविंग फीडबैक फॉर रिफॉर्मेशन, यह पुनर्गठन हेतु प्रतिपुष्ट देने में सहायक होता है। सी इट इज नीडेड फॉर मोटिवेशन, यह अभिप्रेरण हेतु आवश्यक है। एंड डी इज इट इंक्रीजेज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है। विच वन इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ सुपरविजन, तो कौन कौन सा है, यह नियंत्रण में सहायता देता है, सही है। यह पुनर्गठन हेतु प्रतिपुष्ट देने में सहायक होता है, यह भी सही है। यह अभिप्रेरण हेतु आवश्यक है, यह भी सही है। लेकिन यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाता है, यह नहीं सही है। इट इंक्रीजेज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यह जो है सही नहीं है। इट इज नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ सुपरविजन। सो हियर इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 3 का जो डी विकल्प है वह विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है विच वन इज नॉट द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर रिलेटेड टू इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, इनमें से कौन प्रभावकारी कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की विशेषता नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग या सहभागी शिक्षण अधिगम, बी डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट या लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण, सी इम्पैसिलिटी एंड इंस्पिरेशनल दैट इज निष्पक्षता एवं प्रेरणादायक, एंड डी रिजिड बिहेवियर या कठोर व्यवहार। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन प्रभावकारी कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो क्या क्या विशेषता है इसको देख लीजिए। कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग या सहभागी शिक्षण अधिगम है, लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण भी है और निष्पक्षता एवं प्रेरणादायक यह भी है। लेकिन जो कठोर व्यवहार है या रिजिड बिहेवियर है, यह प्रभावकारी कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की विशेषता नहीं होती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रिजिड बिहेवियर इज नॉट द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर रिलेटेड टू इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 या प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है हु इज द ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशालय का अधिकारी कौन होता है। नीर ऑप्शंस आर ए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा निदेशक, बी रीजनल ऑफिसर या क्षेत्र अधिकारी, सी एजुकेशन ऑफिसर या शिक्षा अधिकारी, एंड डी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षा निदेशालय का अधिकारी कौन होता है, दैट इज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा निदेशक जो होता है वो शिक्षा निदेशालय का अधिकारी होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज डी इन पोस्ट कॉर्ब स्टैंड्स फॉर विच वर्ड, पोस्ट कॉर्ब में डी किस शब्द के लिए आता है या है। एंड योर ऑप्शंस आर ए डिमांड, बी डायरेक्टिंग, सी डिवोशन, एंड डी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट कॉर्ब के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट कॉर्ब, जो पोस्ट कॉर्ब है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, एंड बी फॉर बजटिंग। ये होते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इन पोस्ट कॉर्ब। तो क्या है मीनिंग ऑफ डी, दैट इज डायरेक्टिंग। मीनिंग ऑफ डी जो है वो क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पोस्ट कॉर्ब में डी किस शब्द के लिए है, डायरेक्टिंग के लिए है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसिडर्ड एज पॉलिसी एग्जीक्यूशन, कब प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में माना गया।
कब प्रशासन की नहीं, प्रशासन को नीति निष्पादन के रूप में माना गया, यह प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस हैं, योर ऑप्शंस आर 1900 टू 1935, 1900 से लेकर 1935 का जो टाइम पीरियड था उसमें, बी 1935 से 1950 का जो टाइम पीरियड था उसमें, सी है 1950 टू 1975 है 1950 से 1975 की अवधि का, एंड डी इज 1975 से लेकर के अब तक का समय, इट इज 1975 टू करेंट और नाउ। डियर स्टूडेंट्स, कब प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में माना गया था? व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसिडर्ड एज पॉलिसी एग्जीक्यूशन, यह प्रश्न तो कब माना गया था? जो पारंपरिक एज था या ट्रेडिशनल एरा था, पारंपरिक युग था, जिसको हम क्लासिकल पीरियड या प्राचीन युग के नाम से जानते हैं, वह जो है नीति निष्पादन के रूप में प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में उस पीरियड को माना गया था, और दैट वाज द पीरियड फ्रॉम 1900 टू 1935। 1900 से लेकर 1935 का जो समय था, उस समय को प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में माना जाता है। उसी समय को हम ट्रेडिशनल एरा कहते हैं या क्लासिकल पीरियड या प्राचीन युग कहा जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए कलेक्टिव आइडेंटिटी या सामूहिक पहचान, बी कोलिशन ऑफ ग्रुप्स या सामूहिक संयुक्तता, सी कोऑर्डिनेशन सिस्टम या समन्वय तंत्र, एंड डी सिंगल आइडेंटिटी या एकल पहचान। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कौन एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है? विच वन इज द नॉट द क्वालिटी ऑफ स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन? जो ऑप्शन आर ए कलेक्टिव आइडेंटिटी या सामूहिक पहचान है, बी है सामूहिक संयुक्तता, वह भी है, सी है कोऑर्डिनेशन सिस्टम में समन्वय तंत्र, वह भी है, लेकिन जो सिंगल आइडेंटिटी की बात की जा रही है, एकल पहचान की बात की जा रही है, यह जो है संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है। सो इन दिस केस हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सिंगल आइडेंटिटी या एकल पहचान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, Which one is not the quality of a autocratic school management? इनमें से कौन निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए फोकस ऑन गोल या लक्ष्य पर ध्यान, बी मोर फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशंस मानवीय संबंधों पर अधिक ध्यान, सी डिपेंडेंट ऑन अथॉरिटी सत्ता पर आश्रित, एंड डी क्रिएट प्रेशर फॉर वर्क या कार्य हेतु दबाव उत्पन्न करना। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ऑटोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट? इनमें से कौन निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो हम देख लेते हैं कि निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता कौन कौन सी है। तो फोकस ऑन गोल लक्ष्य पर ध्यान होता है, सत्ता पर आश्रित भी होता है, कार्य हेतु दबाव उत्पन्न करना और क्रिएट प्रेशर फॉर वर्क ये भी होता है, लेकिन मोर फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशंस या मानवीय संबंधों पर अधिक ध्यान देना जो है निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं होती है। सो इन दिस केस द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मोर फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशंस या मानवीय संबंधों पर अधिक ध्यान देना जो है निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग पनिशमेंट? इनमें से कौन दंड देने का उद्देश्य नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए ऑफेंसिव अवेयरनेस पर्पज या उल्लंघन जागरूकता उद्देश्य से, बी है प्रोटेक्टिव पर्पजेस या रक्षात्मक उद्देश्य, सी है एक्सम्पलरी पर्पज या अनुकरण के उद्देश्य से, एंड डी इज फ्रीडम पर्पज या स्वतंत्रता के उद्देश्य से। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन दंड देने का उद्देश्य नहीं है? विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिविंग पनिशमेंट? तो कौन कौन सा दंड देने का उद्देश्य है उसको देखिए। उल्लंघन जागरूकता उद्देश्य यह भी है, रक्षात्मक उद्देश्य भी है, अनुकरण का उद्देश्य भी है, लेकिन स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है वह दंड देने का उद्देश्य नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज फ्रीडम पर्पज इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन रूल्स आर नॉट नीडेड? किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए अथॉरिटेरियन लेवल या आधिकारिक अनुशासन, बी इज नेचुरल डिसिप्लिन या प्राकृतिक अनुशासन, सी इज सोशल डिसिप्लिन या सामाजिक अनुशासन, एंड डी नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो
प्रश्न क्या है, किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती है? इन विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन रूल्स आर नॉट नीडेड। तो रूल्स किसमें उसके रूल्स की या नियमों की आवश्यकता होती है? अथॉरिटेरियन लेवल में होती है, सोशल डिसिप्लिन, दोनों में रूल्स माने जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल डिसिप्लिन है या प्राकृतिक अनुशासन है, इसमें नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नेचुरल डिसिप्लिन इज द राइट ऑप्शन। इन नेचुरल डिसिप्लिन देयर इज द रूल्स आर नॉट नीडेड, या नेचुरल डिसिप्लिन या प्राकृतिक अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। इनमें से कौन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? अब आपके ऑप्शंस जो हैं, योर ऑप्शंस आर ए बेसिक प्रेजेंटेशंस या आधारभूत प्रदर्शन, बी है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट या लोकतांत्रिक प्रबंधन, सी है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सहभागी प्रबंधन, एंड डी है टफ मैनेजमेंट या कठोर प्रबंधन। तो नाम से ही क्लियर है, इनमें से कौन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत कौन कौन सा है? बेसिक प्रेजेंटेशन या आधारभूत प्रदर्शन है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट या लोकतांत्रिक प्रबंधन भी है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सहभागी प्रबंधन भी है। लेकिन जो टफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है या कठोर प्रबंधन की बात की जा रही है, वह प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, टफ मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प टर्म वाज गिवन ड्यूरिंग विच इरा। किस युग में पोस्ट कॉर्प पद या टर्म को दिया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए इरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोसेस, प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग, बी इज इरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन नौकरशाही के रूप में वाला युग, सी इज ट्रेडिशनल इरा या पारंपरिक युग, एंड डी इज क्लासिकल इरा या प्राचीन युग। तो डियर स्टूडेंट्स, किस युग में पोस्ट कार्प पद दिया गया था? तो सबसे पहले पोस्ट कार्प पद जो देने वाले का नाम है वो किसने दिया है? गुलिक ने दिया है। किसने दिया? गुलिक ने दिया है। और कब दिया था उन्होंने? गुलिक ने इरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोसेस या प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाले एज में जो है पोस्ट कॉर्प टर्म दिया था, जिसमें जो पोस्ट कॉर्प टर्म है उसके अंतर्गत प्रशासन के कुल 7 जो है कार्य परिभाषित हैं। 7 कार्यों में क्या है? P फॉर होता है प्लानिंग, O फॉर होता है ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर होता है स्टाफिंग, D फॉर होता है डायरेक्टिंग, CO फॉर होता है कोऑर्डिनेशन, R फॉर होता है रिपोर्टिंग, एंड B फॉर होता है बस्टिंग। किसके द्वारा दिया गया है? गुलिक के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? इरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोसेस या प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग में दिया गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए टाइम स्टडी प्रिंसिपल या समय अध्ययन का सिद्धांत, बी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्क, कार्य की वैज्ञानिक विधि का नियमन, सी इज प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट या क्रियात्मक प्रबंधन का सिद्धांत, एंड डी इज यूनिटी ऑफ कमांड या समादेश की एकता। तो स्टूडेंट्स, जो वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता है उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन किसके द्वारा दिया गया है? टेलर के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको हम टेलरिंग भी कहते हैं। अब प्रश्न है कि इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो कौन कौन सी विशेषता उसको देख लीजिए। टाइम स्टडी प्रिंसिपल या समय अध्ययन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्क या कार्य की वैज्ञानिक विधि का नियम भी है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट या क्रियात्मक प्रबंध का सिद्धांत भी है। लेकिन जो यूनिटी ऑफ कमांड है या समादेश की एकता है, यह जो है इट इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। यूनिटी ऑफ कमांड या समादेश की योग्यता जो है वह वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन दिस केस, इन क्वेश्चन नंबर 14, द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड और समादेश की एकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। किसने प्रबंधन
में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया? एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, बी मैक्स वेबर, सी हेनरी फ्योल एंड डी हेनरी फोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी नाम दिए हैं उसमें से आप अधिकांशतः नाम सुने होंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट का अध्ययन करते समय। प्रश्न है कि हु गिव द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, किसने प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया है? और जो आपके विकल्प हैं, आपके ऑप्शंस हैं, उसमें से ए है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, बी है मैक्स वेबर, सी है हेनरी फ्योल एंड डी है हेनरी फोर्ड। तो किसने दिया है? जर्मन समाजशास्त्री, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने जो है ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट मैनेजमेंट में दिया है। सो मैक्स वेबर गिव द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी का जो कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर। सो इन दिस केस हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, दैट इज द राइट ऑप्शन। मैक्स वेबर ने ही प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है हु गेव द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसने वैज्ञानिक प्रबंधन का उपागम दिया है? इसके पहले अभी हम लोग इस प्रश्न की चर्चा कर रहे थे। योर ऑप्शंस आर ए मैक्स वेबर, बी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, सी हेनरी फोर्ड एंड डी हेनरी फ्योल। तो डियर स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक प्रबंधन का जो उपागम है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच है, दैट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। किसने दिया है? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम दिया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है विच वन इज नोन एज द सोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन या इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है? एंड ऑप्शंस आर ए डिसीजन मेकिंग और निर्णयन, बी प्लानिंग या नियोजन, सी फाइनेंसिंग या वित्तीकरण, डी कोऑर्डिनेशन या समन्वय। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रशासन की आत्मा और सोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न है। तो किससे कहा जाता है? जो निर्णयन होता है, जो विनिश्चयीकरण होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है, इसी को प्रशासन की आत्मा माना जाता है या कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग इज नोन इज द सोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन दिस केस द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग होता है, निर्णयन होता है, विनिश्चयीकरण होता है, इसे ही प्रशासन की आत्मा के रूप में माना जाता है। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज हु स्टेटेड दैट, किसने कहा कि द करेक्टर ऑफ द स्कूल रिफ्लेक्ट्स एंड प्रोक्लेम्स द प्रोफेशनल करेक्टर ऑफ द हेडमास्टर, ही इज द सील एंड द स्कूल इज द वैक्स। किसने कहा कि विद्यालय रूपी मोम पर प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व की छाप होती है, अतः प्रधानाध्यापक पद विद्यालय का शीर्ष पद है। विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए पीसी रेन, बी रॉस यल्फिने, सी एस एन मुखर्जी एंड डी इज जनरल ग्रांट। तो किसका स्टेटमेंट है? डियर स्टूडेंट्स, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ P.C. Rain. According to P.C. Rain, the character of the school reflects and proclaims the professional character of the headmaster. He is the seal and the school of the he is the seal and the school is the wax. P.C. Rain के अनुसार विद्यालय रूपी मोम पर प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व की छाप होती है, अतः प्रधानाध्यापक पद विद्यालय का शीर्ष पद है। विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र के द्वारा प्रदर्शित होता है। सो इन दिस केस हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इनेबल द राइट पीपुल्स टू रिसीव द राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट टीचर एट द कॉस्ट with in the means of the state under conditions which will enable the people's best to profit by their training. Who stated? किसने कहा कि शैक्षिक प्रशासन ऐसी दशाओं में जो कि विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभ उठाने योग्य बनाएगी, राज्य की पहुंच के अंदर आने वाली खर्च पर सही विद्यार्थी को सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। यह किसका स्टेटमेंट है? अब your options are A. Graham Balfour, B. Grayson Caffaware, C. Paul R. Marte and D is Josh B. Sears. तो यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय ग्राहम
Balfour. So here the A option is the right option. According to Graham Balfour, educational administration is to enable the right peoples to receive the right education from the right teacher at the cost with in the means of the state under conditions which will enable the pupils best to profit by their training. This is the statement given by Graham Balfour. So in this way, here the A option is right option. Now the next question, question number 20, प्रश्न संख्या 20. प्रश्न है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्कूल मैनेजमेंट? विद्यालय प्रबंधन के बारे में क्या सही नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए, इट इज ऑलवेज एमफुल, यह सर्वदा लक्ष्यपूर्ण होता है. बी, इट इज ए सोशल प्रोसेस, यह सामाजिक प्रक्रिया है. सी, इट इज ए प्रोफेशन, यह एक व्यवसाय है. एंड डी, इट इज ऑलवेज चेंज्ड, यह सर्वदा अपरिवर्तनीय है. इट इज ऑलवेज अनचेंज्ड, यह सर्वदा अपरिवर्तनीय है. तो विद्यालय प्रबंधन के बारे में क्या सही नहीं है, यह पूछा गया है. विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्कूल मैनेजमेंट. तो आप देखिए, पहला इट इज ऑलवेज एमफुल, यह सर्वदा लक्ष्यपूर्ण होता है, सही है. बी, इट इज ए सोशल प्रोसेस, यह सामाजिक प्रक्रिया, यह भी सही है. सी, इट इज ए प्रोफेशन, यह एक व्यवसाय है, यह भी सही है. बट इन द केस ऑफ डी, इट इज ऑलवेज अनचेंज्ड, यह सर्वदा अपरिवर्तनीय है, यह गलत है. क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के जो सिद्धांत होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उसमें समय के साथ परिवर्तन आता रहता है. सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. इट इज ऑलवेज अनचेंज्ड, यह जो है विद्यालय प्रबंधन के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है, सही कथन नहीं है. ना इस तरह से डियर स्टूडेंट्स कुल 40 प्रश्न आए थे इस पेपर में, जिसमें से हम सभी लोगों ने 20 पेपर का अभ्यास कर लिया है. और जो 20 क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है, और जो 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के या बहुविकल्पी वाले, उन 20 प्रश्नों का अभ्यास हम लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें. और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं. कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, या कोई प्रश्न है, या कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुँचाइए. हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे. और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे. So dear students, please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel. यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो को सर्च कर पाएँ, देख पाएँ. इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है, उसके बगल में एक घंटे का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए. उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए. इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे. जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक, उसको सॉल्व करेंगे, उसका हम आंसर देखेंगे. तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.